अब हम देखते हैं प्रवास के परिणाम। क्या देखेंगे? प्रवास के परिणाम, यानी कि प्रवास के कारण हमारे सामने क्या परिणाम निकल कर आते हैं। तो परिणाम भैया, हर बात के दो परिणाम होते हैं, या तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। आपको पढ़ा रहा हूं मैं या आप पढ़ रहे हो, तो इसके दो परिणाम आकर निकलेंगे मेरे सामने, या तो सकारात्मक परिणाम आएगा या नकारात्मक परिणाम आएगा। या तो आप फेल होगे या आप पास होगे। यदि फेल हो गए तो नकारात्मक परिणाम है, और पास हो गए तो सकारात्मक परिणाम आएगा कि नहीं आएगा। कोई भी काम कर लीजिए आप, XYZ कोई भी काम, उस काम के दो परिणाम आपको सामने मिलेंगे। तो जो ये प्रवास है उसके भी दो परिणाम, एक तो सकारात्मक परिणाम और एक नकारात्मक परिणाम। जैसे हम आर्थिक परिणाम में, कौन से परिणाम में? आर्थिक, जो आर्थिक कारक था, उस आर्थिक परिणाम में दोनों कारक देखेंगे, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। यानी कि आर्थिक परिणाम में आर्थिक वजह से या आर्थिक कारक से लोग क्या किया? प्रवास किया। तो उसकी वजह से जो उद्गम स्थान था और जो गंतव्य स्थान था, उद्गम स्थान जहां से प्रवास हुआ, गंतव्य स्थान जहां पर प्रवास किया गया। यानी उद्गम स्थान वह जहां से क्या हुआ? प्रवास हुआ, लोग वहां से गए, और जहां पर लोग पहुंचे वो कौन सा स्थान हो गया? गंतव्य स्थान हो गया। ठीक है, तो दोनों स्थानों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और दोनों स्थानों पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेंगे। तो आर्थिक कारक में हम सबसे पहले देख रहे हैं सकारात्मक कारक, सकारात्मक परिणाम। जो उद्भव क्षेत्र था, जो उद्गम क्षेत्र था, जहां से प्रवास हुआ है, वहां पर सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो लोग किसी दूसरे स्थान पर गए। मान लीजिए ये क्या था? उद्गम स्थान, और ये क्या है? गंतव्य स्थान। ठीक है, आर्थिक कारण की वजह से बता रहा हूं मैं। कौन से कारण? आर्थिक कारण से क्या परिणाम हुआ, और परिणाम सबसे पहला कौन सा बता रहा हूं? सकारात्मक। उद्गम स्थान से लोग गंतव्य स्थान पर गए, और किसके लिए गए? रोजगार के लिए। किसके लिए? रोजगार के लिए। यहां के लोग यहां से क्या कमाया? पैसा कमाया, धन कमाया। ये धन यहीं पे छोड़ेंगे या अपने यहां पर भेजेंगे? उद्गम स्थान पर भेजेंगे। तो उद्गम स्थान पर ये धन भेज दिया, तो इस स्थान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी या बिगड़ेगी? सुधरेगी। यानी कि क्या, कौन सा परिणाम हमारे सामने निकल कर आया? सकारात्मक परिणाम हमारे सामने निकल कर आया। उसी प्रकार हम ये, एक तो ये हम अंतर्देशीय में कर सकते हैं, और एक अंतरराष्ट्रीय प्रवास में भी कर सकते हैं। भाई, हमारे राजस्थान में बिहार का कोई व्यक्ति आया, यहां पर उसने काम किया, ठीक है, यहां से पैसे कमाए, पैसे कमाकर कहां भेजेगा? बिहार। तो बिहार राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरेगी या बिगड़ेगी? सुधरेगी। यहां से मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया चला गया भारत का व्यक्ति, ऑस्ट्रेलिया से पैसे कमाकर कहां भेजेगा? भारत में। भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी या सुधरेगी? सुधरेगी। तो ये क्या थे? आर्थिक परिणाम थे। और कौन से परिणाम? सकारात्मक परिणाम थे। भारत में देखिए, पंजाब, केरल, तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रवास होता है भारत में, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, वो पंजाब में होता है। कहां पर होता है? पंजाब में। छोटी सी बात और बता देता हूं मैं आपको कि भारत में जो प्रवास होता है ना, एक तो होते हैं प्रवासी और एक होते हैं अप्रवासी। तो सबसे ज्यादा जो प्रवासी है भारत के अंदर, बता रहा हूं मैं, आंतरिक या अंतर्देशीय प्रवास की बात कर रहा हूं, भारत में सबसे ज्यादा जो अंतर्देशीय प्रवासी हैं
वो होते हैं उत्तर प्रदेश के। कौन से राज्य के? उत्तर प्रदेश के। और सबसे ज्यादा भारत में आप्रवास जहां पर होता है वो होता है महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर है? यानी कि आप्रवास तो सबसे ज्यादा कहां होगा? महाराष्ट्र में। और उत्प्रवास सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होगा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है भैया। तो ये दो चीजें याद रखना कि सबसे ज्यादा उत्प्रवास कहां से होता है? उत्तर प्रदेश से। दूसरा नंबर बिहार से। और सबसे ज्यादा आप्रवास कहां होता है? महाराष्ट्र में। कहां पर होता है? और किसकी वजह से? रोजगार की वजह से। यह रकम उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण होती है। उद्गम क्षेत्र के ऊपर तो आर्थिक वृद्धि हुई। प्रवासियों के द्वारा भेजी गई राशि का उपयोग भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि में निवेश इत्यादि के लिए किया जाता है। भाई जो भी व्यक्ति प्रवास किया है, जिस व्यक्ति ने क्यों किया है? रोजगार के लिए, धन कमाने के लिए। और धन क्यों कमा रहा है? अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कमा रहा है। अपने परिवार में जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए कमा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कमा रहा है, अन्य जो सुविधाएं हैं, खाद्य सामग्री की जो है उनके लिए वो धन कमा रहा है। ठीक है, तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? सुदृढ़ होगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के हजारों निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए ये रकम जीवनदायी रखते का काम करती है। जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इन राज्यों से दूसरे राज्यों में जो लोग जाते हैं, वहां दूसरे राज्यों में ये लोग आर्थिक स्थिति को, आर्थिक जो सुविधा है उसको प्राप्त करते हैं और अपने राज्य में लेके जाते हैं, जिससे उस राज्य की और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या होती है? सुदृढ़ होती है। ये कैसा परिणाम है? एक सकारात्मक परिणाम है। हरित क्रांति की सफलता के पीछे प्रवासी श्रम शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब देखिए क्या बात बोल रहा है ये, कि जो हरित क्रांति हुई थी 1967-68 में प्रारंभ हुई। हरित क्रांति में जो उच्च खाद्यान्न की उत्पादकता हुई, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, इनमें ज्यादातर इन्हीं राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति ज्यादा सफल हुई। तो ज्यादा काफी क्षेत्र के ऊपर कृषि बोई गई। अब इस कृषि को काटने या उसमें मेहनत करने के लिए दूसरे राज्यों से एक श्रमिक आए और उन श्रमिकों ने ये काम किया। तो देखो दो स्थान हो गए, एक तो उद्गम और एक गंतव्य। अब गंतव्य कहां पहुंचे? वो पंजाब और हरियाणा में। पंजाब हरियाणा में पहुंचकर सकारात्मक परिणाम हुआ या नकारात्मक है? सकारात्मक हुआ। सकारात्मक क्यों हुआ? कि वहां पर उन्होंने काम किया तो वहां का उत्पादन अधिक हुआ, तो उस राज्य को भी आय प्राप्त हुई। और जहां से आए थे वो उन्होंने मजदूरी के पैसे लेके गए, तो उस राज्य को भी आर्थिक स्थिति क्या हुई? मजबूत हुई। दोनों ही तरफ क्या हुआ? सकारात्मक परिणाम हुआ। अब थोड़े देख लेते हैं इसके नकारात्मक परिणाम। अनियंत्रित प्रवास ने भारत के महानगरों को अति संकलित कर दिया है। देखिए जो लोग आर्थिक स्थिति के लिए, आर्थिक सुविधाओं के लिए बड़े महान नगरों में जाते हैं, तो उन नगरों की जनसंख्या को क्या कर देते हैं? वो बढ़ा देते हैं। ये क्या है? एक नकारात्मक परिणाम। जनसंख्या वृद्धि हो गई महानगरों में, तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली जैसे राज्यों में गंदी बस्तियां का विकास हो जाता है। जो लोग जा रहे हैं जैसे महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता या कर्नाटक, इन राज्यों में जो लोग जा रहे हैं उन लोगों के लिए पहली बात तो वहां जनसंख्या ज्यादा है। यदि वो लोग आ गए तो उन लोगों के लिए जो आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, तो अब वो कहाँ रहेंगे? भाई सड़कों के किनारे या रेल पटरियों के सहारे। तो वह वहाँ पे अपनी बस्ती बना लेंगे। और वो बस्ती कैसी रहेंगी? कच्ची बस्तियां, जिनको मलिन बस्ती कहते हैं, जिनको स्लेम कहते हैं, जो गंदी बस्तियां होती हैं, उन बस्तियों का निर्माण हो जाता है।
तो ये क्या है, एक नकारात्मक परिणाम है। गंदी बस्तियों का यदि निर्माण होगा तो वहां का पर्यावरण प्रदूषित होगा कि नहीं होगा, तो ये कैसा परिणाम है, एक नकारात्मक परिणाम। फिर आता है जननांकीय परिणाम। जननांकीय परिणाम क्या होंगे, जनसंख्या के ऊपर क्या असर होगा। पहले हम देखते हैं सकारात्मक, दोनों प्रभाव पड़ेंगे, नकारात्मक और सकारात्मक। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। जब प्रवास होता है तो जो उद्गम और गंतव्य स्थान है, इन दोनों में जनसंख्या परिवर्तित होगी कि नहीं होगी। भाई उद्गम स्थान के ऊपर जनसंख्या कम होगी, गंतव्य स्थान के ऊपर जनसंख्या ज्यादा होगी, तो जनसंख्या का वितरण क्या होगा, प्रभावित होता है। या अब इसमें हम सकारात्मक देखें कि मान लीजिए गंतव्य स्थान के ऊपर जनसंख्या कम है और उद्गम स्थान के ऊपर जनसंख्या अधिक है, तो उस जनसंख्या में पुनर्वितरण हुआ कि नहीं हुआ, यानी बराबर हुई कि नहीं हुई, ये क्या है, एक सकारात्मक। नगरों के विकास में गांवों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास का बहुत बड़ा योगदान है। यदि गांवों से नगरों की ओर व्यक्ति जा रहे हैं तो किसका विकास कर रहे हैं, वो नगरों का। नगरों का तभी तो विकास होगा जब वहां आदमी जाएंगे, वहां मजदूर पहुंचेंगे, वहां कर्मचारी पहुंचेंगे, तभी विकास हो सकता है। तो वो जाते हैं तो नगरों का क्या होता है, विकास होता है। ये कैसा परिणाम है, सकारात्मक। नगरों में दक्ष कुशल अकुशल श्रमिकों का आगमन होता है, जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होती है। जो मान लीजिए दक्ष व्यक्ति है, कुशल व्यक्ति है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है। कोई मान लीजिए महाराष्ट्र का व्यक्ति राजस्थान में आता है, वो दक्ष और कुशल कर्मचारी है, राजस्थान में आ गया, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था या राजस्थान की जो तकनीकी है या राजस्थान के जो क्रियाकलाप है उनमें सुधार करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो मतलब सकारात्मक प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ। ये नकारात्मक, ग्रामीण क्षेत्रों से कुशल और योग्य युवा वर्ग के प्रवास से ग्रामीण क्षेत्रों में जननांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गांव में जो दक्ष और कुशल श्रमिक थे वो कहां चले गए, शहरों में। तो शहर की दक्षता को तो बढ़ा दिया, लेकिन गांव में जो दक्ष श्रमिक थे वो तो क्या हो गए, कमी आ गई ना उनकी। तो ये कैसा प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा। बाह्य प्रवास से उत्तरांचल राजस्थान, मध्य प्रदेश व पूर्वी महाराष्ट्र में आयु व लिंग संरचना में असंतुलन फैले जाता है। यदि मान लीजिए बिहार से महाराष्ट्र में व्यक्ति आ रहे हैं, या हम यूं कहें कि राजस्थान का व्यक्ति कहां चला गया, दिल्ली चला गया, तो राजस्थान में यदि राजस्थान से पुरुष गए हैं तो राजस्थान का लिंग अनुपात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और दिल्ली का लिंग अनुपात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लिंग अनुपात को प्रभावित किया कि नहीं किया, लिंग अनुपात प्रभावित हुआ, तो ये कैसा परिणाम हो गया, नकारात्मक, ठीक है। यानी कि जो उद्गम स्थान था वहां सकारात्मक प्रभाव पड़ा, लिंग अनुपात बढ़ा, लेकिन जहां गंतव्य स्थान था वहां लिंग अनुपात क्या हो गया, कम हो गया। ये कैसा प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा। फिर आता है सामाजिक परिणाम। इसके सकारात्मक, प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरों से गांवों में प्रचार प्रसार होता है। भाई नगरों में नवीन प्रौद्योगिकी है, होती है कि नहीं होती, परिवार नियोजन नगरों में ज्यादा है कि नहीं है, बालिका शिक्षा नगरों में ज्यादा है। अब नगरों के व्यक्ति यदि ग्रामीण क्षेत्र में आएंगे, भाई प्रवास तो किधर भी हो सकता है, नगर से ग्रामीण भी हो सकता है, ग्रामीण से नगर भी हो सकता है। जब ग्रामीण से नगर से ग्रामीण में प्रवास होता है तो नगर के जो लोग हैं उनके पास में उच्च प्रौद्योगिकी है, उनके पास में अच्छी शिक्षा है, उनके पास में परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम है, उनके पास में बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए जागृति है उनमें। तो वो गांव में आकर गांव के लोगों को बताएंगे कि नहीं बताएंगे,
बताएंगे तो गांव के लोग भी उसी तरीके से उनका पालन करेंगे, तो क्या प्रभाव पड़ा? ये सकारात्मक। गांव में भी उच्च प्रौद्योगिकी आएगी, शिक्षा बढ़ेगी, लिंग में भेद नहीं होगा, बालिकाओं को भी शिक्षा दी जाएगी। तो ये कैसा प्रभाव पड़ा? सकारात्मक प्रभाव पड़ा। विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण होता है। भाई प्रवास जब होता है तो अलग अलग संस्कृतियों का मिश्रण होता है कि नहीं होता? हमारी संस्कृति, गांव की संस्कृति शहरों में जाकर है, वहां पर उनका मिश्रण होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है प्रवास के कारण। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से सीखती है, यानी कि आपस में जो संस्कृतियां हैं, परंपराएं हैं, वो एक दूसरे की अपनाकर भाईचारे की भावना ज्यादा बढ़ती है। ये कैसा परिणाम है? सकारात्मक परिणाम है। तो इसे नकारात्मक भी परिणाम हो सकते हैं। प्रवास के द्वारा विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का मेल जोल बढ़ता है, लोगों की मानसिकता व्यापक होती है, विचारों में खुलापन आता है। जब मान लीजिए कोई हिंदू है, मुसलमान क्षेत्र में जाएगा तो उसकी संस्कृति को भी अपनाएगा, हिंदू वाली संस्कृति मुसलमान अपनाएगा, तो प्रेम भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाईचारे की भावना बढ़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक भी प्रभाव होते हैं, जैसे गुमनामी के कारण लोग अकेलापन महसूस करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम मान लीजिए यहां से शहर में चले गए, अब शहर में हमारे को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है, हम वहां रह रहे हैं, तो हमारा कोई जानकार ही नहीं है, हम वहां लोगों से अनजान हैं, तो हमारे को क्या होगा कि हम तो यहाँ पर क्या है, अकेले हैं। अकेलापन महसूस होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या है? एक नकारात्मक प्रभाव है। प्रवासी समाज से कटकर अकेले पड़ जाते हैं, यानी अपने समाज को छोड़ दिया हमने, किसी दूसरे समाज में गए, उस समाज को हम पहचानते नहीं, उसके जानकार नहीं है, तो हम अकेला महसूस करेंगे, हमारे मानसिक तनाव बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक नकारात्मक प्रभाव है। प्रवासियों में निराशा और हताशा की भावना आ जाती है, जिससे लोग अपराध और नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं। भाई हमें जो रह रहे हैं, हमारे पास में कोई नहीं है, कोई सुख दुख पूछने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मानसिक तनाव आएगा। मानसिक तनाव को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे लोग? या तो अपराध करेंगे या फिर कोई नशा अपना लेंगे, जिससे कि वो कुछ अपनी उस मानसिक तनाव को कम कर सकें। तो ये कैसा प्रभाव है? एक नकारात्मक प्रभाव है। फिर आता है पर्यावरणीय परिणाम। पर्यावरण के ऊपर भी या तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे गांवों से नगरों की ओर प्रवास के कारण नगरों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। भाई गांवों से लोग जाएंगे तो नगरों में भीड़ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो पर्यावरण के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। भौतिक और सामाजिक ढांचे सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ता है तथा बढ़ती जनसंख्या के सामने यह कम पड़ने लगता है। जो शहरों में संसाधन थे, उन संसाधनों की कमी हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जनसंख्या क्या हो गई? बढ़ गई है। नगरीय बस्तियों की अनियोजित व अनियंत्रित वृद्धि होने की से जगह जगह मलिन बस्तियां बस जाती हैं, यानी जो कच्ची बस्ती है, भाई जगह तो उतनी थी लेकिन जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या के लिए आवास सुविधाएं नहीं है, तो वो क्या करेंगे? मलिन बस्तियों का निर्माण करेंगे, कच्ची बस्तियों का निर्माण करेंगे, जिससे पर्यावरण क्या होगा? दूषित होगा, प्रदूषित होगा। मुंबई की सबसे, जो हमारे देश में सबसे बड़ी मलिन बस्ती है, वो मुंबई में है, और उस बस्ती का नाम है धारावाही बस्ती। हम अगले पाठों में इसके बारे में अध्ययन करेंगे, आपकी किताब में आएगा, पूरा का पूरा टॉपिक है मुंबई की, जो भारत की जो एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है। कौन सी? गंदी बस्ती, मलिन बस्ती। वो कौन सी है? धारावाही बस्ती है, जो मुंबई में है। मुंबई के पहले मुंबई 7 टापुओं का क्षेत्र था, लेकिन अब वर्तमान में वो मिल गया है। तो एक टापू के ऊपर जो ये बस्ती थी उसका निर्माण हुआ था, जिसका नाम है धारावाही बस्ती। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण होने लगता है। भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अधिक शोषण होगा,
तो यह नकारात्मक प्रभाव है, जिसके कारण भूजल स्तर में गिरावट आएगी, वायु प्रदूषण होगा, गंदे जल का निपटान व ठोस कचरे प्रबंधन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। नगरीय क्षेत्रों में कंक्रीट से अत्यधिक निर्माण होने के कारण नगरीय क्षेत्रों का आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक तापमान हो जाता है, जिसको ऊष्मा टापू कहते हैं। भाई नगरों में जो मकान बने हुए हैं, किसके बने हुए हैं? कंक्रीट और सीमेंट के बने हुए हैं, जिससे वो ऊष्मा का अवशोषण ज्यादा करते हैं। ये मकान क्या करते हैं? ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। भाई गांव में एक तो आपने देखा होगा कच्चा मकान, जिसके ऊपर हम मिट्टी का लेप दे के हम बनाते हैं, वो ऊष्मा का अवशोषण बहुत ही कम करता है। उसके अंदर घुसेंगे तो आपको ठंड महसूस होगी, लेकिन एक मकान जो सीमेंट और कंक्रीट का बना होता है उसमें आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वो जो कंक्रीट और जो सीमेंट है ऊष्मा का क्या करती है? ज़्यादा अवशोषण करती है। तो शहरों में कच्चे मकान तो होंगे नहीं, पूरे के पूरे कैसे मकान है? पक्के मकान है। तो ये ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं, जिससे शहर किसमें बदल जाता है? एक ऊष्मा टापू का रूप ले लेता है। ठीक है। अन्य परिणामों में स्त्रियों पर प्रभाव क्या होगा? स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पुरुषों के प्रवास के कारण पत्नियां अकेली पीछे रह जाती हैं। भाई यदि कोई परिवार में पुरुष क्या हो गया? प्रवास कर गया, किसके लिए? रोजगार के लिए। अब पीछे कौन बची? उसकी पत्नी, स्त्रियां बची। तो स्त्रियों के ऊपर दबाव ज्यादा आ जाएगा। अब स्त्री को ही तो पूरा काम करना पड़ेगा घर का। जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई, बच्चों को क्या करना है, कैसे खिलाना है, पूरा दबाव किसके ऊपर पड़ गया? स्त्रियों पे पड़ गया। तो वहां पर स्त्रियों की जो मानसिक स्थिति है उसके ऊपर दबाव बढ़ता है। ठीक है। शिक्षा और रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उन्हें स्वतंत्र और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है। यदि मान लीजिए स्त्रियों का प्रवास होता है, और स्त्रियां प्रवास किसके कारण करेंगी? या तो रोजगार प्राप्ति के लिए या शिक्षा के लिए करेंगी। तो जब स्त्रियां यदि प्रवास करती हैं, एक तो तरफ देखो ये तो नकारात्मक प्रभाव पड़ा, अब एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब स्त्रियां प्रवास कर रही हैं तो स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ होगी कि नहीं होगी? उनमें स्वतंत्रता आएगी, वो शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, वो रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। तो ये एक सकारात्मक प्रभाव है। परंतु उनके शोषण के अवसर भी बढ़ जाते हैं। यदि मान लीजिए कोई स्त्री शहर में जाती है, किस लिए जाती है? रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, तो स्वतंत्रता तो आती है उसमें, लेकिन शहर में जो अपराध बढ़ रहा है उस अपराध की वजह से उसका शोषण ज्यादा बढ़ सकता है। यानी कि जो लोग हैं वो स्त्रियों का शोषण अधिक करने लग जाएंगे शहरों में। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव है। तो आज ये हमने देखा प्रवास का चैप्टर। ये प्रवास का कंप्लीट चैप्टर होता है आपका। अगली बार अगला जो चैप्टर है तीसरा, मानव बस्तियां। ठीक है, इसके बारे में देखें।